नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि आपके लिए हमने एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और ये श्रृंखला योग पर है। नित्य प्रति हम यही कोशिश करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखें, ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि आपकी जिज्ञासा, आपकी रुचि को देखते हुए इस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है और हमने बहुत से लेक्चर्स आप सभी के लिए श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित भी किए हैं। इन सभी लेक्चर्स को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर इन लेक्चर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे होंगे, योग इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि किस प्रकार इसको नित्य प्रति अपने जीवन में आप शामिल कर सकें। मित्रों, आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण यहाँ पर हम देंगे जिससे आपके लिए आसान हो जाए एक्यूप्रेशर को समझना। बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी। सोमवीर आर्य जी नित्य प्रति कोशिश करते हैं किस प्रकार योग को जन जन तक पहुंचाया जाए। इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों में कार्य किया है और सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से भी आपको योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। बताना चाहेंगे कि आज इनके साथ हैं योग आचार्य हरदीप। हरदीप जी आपको आज लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। तो आइए तहे दिल से इन दोनों विशेषज्ञों का हम स्वागत करते हैं और अपने इस लाइव एडुसेट लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सोमवीर आर्य जी और हरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वैकल्पिक चिकित्सा के इस व्याख्यान में। जैसा कि हम पढ़ेंगे कि आज वैकल्पिक चिकित्सा क्या है, किस प्रकार वैकल्पिक चिकित्सा का हमारे जीवन में महत्व है, किस प्रकार के वैकल्पिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं, क्या वैकल्पिक चिकित्सा का परिचय है, जो कि योग के का ही एक भाग है, योग का ही एक पार्ट है। उसकी चर्चा आज हम अपने व्याख्यान में करते हैं। तो आपका सभी का स्वागत है इस व्याख्यान में। सबसे पहले हम स्लाइड के माध्यम से देखना चाहेंगे कि पहली जो हमारी स्लाइड है उसमें वैकल्पिक चिकित्सा का परिचय हमने लिखा है कि वैकल्पिक चिकित्सा का परिचय क्या है, उसका अर्थ क्या है, वैकल्पिक चिकित्सा का इतिहास क्या है, वैकल्पिक चिकित्सा की प्रणालियां क्या क्या हैं, वे वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम वैकल्पिक चिकित्सा का अर्थ जानना चाहेंगे कि वैकल्पिक चिकित्सा है क्या, किस चिकित्सा को वैकल्पिक चिकित्सा का नाम दिया गया। मुख्य रूप से जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो मुख्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें हम आयुर्वेद का नाम ले सकते हैं, एलोपैथ का हम नाम ले सकते हैं, यूनानी का हम नाम ले सकते हैं, तमाम तरह की जितनी भी होम्योपैथ का हम नाम ले सकते हैं। ये जो चिकित्सा विधियां हैं, इनके अतिरिक्त इनका अल्टरनेट जो है, इन चिकित्साओं का जो विकल्प है, विकल्प के तौर पे यानी कि सहायक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो इनकी सहायता करें, रोग को दूर करने में जो सहायता प्रदान करने वाली जो कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको वैकल्पिक चिकित्सा कहा है। और उन वैकल्पिक चिकित्सा में उसका इतिहास क्या है, तो अनेकों वैकल्पिक चिकित्साएं हैं जिसको हम प्रणालियों में पढ़ेंगे कि क्या क्या वैकल्पिक चिकित्सा की प्रणालियां क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम एक्यूप्रेशर है, उसमें सुजोग थेरेपी है, उसमें मैग्नेट थेरेपी है, उसमें हम प्राणिक हीलिंग को रखेंगे, उसमें हम नेचुरोपैथी को रखते हैं, उसमें हम यौगिक चिकित्सा को रखते हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, इनकी जो प्रणालियाँ हैं, ये वैकल्पिक चिकित्सा की प्रणालियाँ कही गई हैं। इसका इतिहास क्या रहा है, चूँकि वैकल्पिक चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर वैकल्पिक चिकित्सा को बनाया गया है। हर चिकित्सा पद्धति की अपना अपना इतिहास है, अपना उसका काल रहा है। तो उसके विषय में ना जाके हम समझेंगे कि एक्यूप्रेशर को आज हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जितनी भी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं, सबका अपना अपना इतिहास, अपना अपना उद्गम उनका है, अपने अपने क्षेत्र उनके रहे हैं। इसके बाद हम वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र देखेंगे कि किस क्षेत्र में ये काम करती है। जैसा कि वैकल्पिक चिकित्सा यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये काम करती है तमाम रोगों को दूर करने के लिए, तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के परिरक्षण हेतु, और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा, व जो बीमार हैं, जो आतुर जो व्यक्ति हैं, उनके रोग का प्रशमन करने का कार्य वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व क्या है, कि किस प्रकार से वैकल्पिक चिकित्सा की इम्पोर्टेंस है। तो दूसरी स्लाइड के पहले भाग में हम रखेंगे कि वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व क्या है, किस प्रकार की उपयोगिता इसके जीवन में है, किस प्रकार से हम अपनाएं तो किस प्रकार के लाभ हमारे को मिलेंगे, किस प्रकार का इसका महत्व है, इसकी चर्चा हम दूसरी स्लाइड में करेंगे। तो इसमें प्राण शक्ति का बलवर्धन,
ये जो चिकित्सा पद्धति है, आपका जो प्राण है, चूंकि हम प्राणी हैं, प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन है, उस प्राण शक्ति के बलवर्धन में इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वैकल्पिक चिकित्सा निभाती है। व्यक्ति के प्राण को मजबूत करने का जो कार्य है वो वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, चूंकि हम प्राणी हैं और प्राण के ऊपर आधारित और प्राण को जो बढ़ाने वाली जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे प्राय हम एलोपैथी में देखते हैं या किसी और चिकित्सा पद्धतियों में देखते हैं, उसमें किसी में भी प्राण के ऊपर कार्य नहीं किया जाता। वो चिकित्सा इसलिए भी ज़्यादा उपयोगी नहीं होती क्योंकि इसमें प्राण शक्ति का वर्धन स्पष्ट रूप से का उल्लेख इसमें किया गया है कि प्राण शक्ति का वर्धन इसमें किया जाता है। और प्राण शक्ति का जब वर्धन होता है तो जो जीव है, जैसे हम प्राणी हैं और हमारा जीवन जो प्राण पे आधारित है, उसी प्राण को उसके बल को बढ़ाना यानी कि उसके संवर्धन का जो कार्य है वो इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इस प्राण चिकित्सा के प्राण के बलवर्धन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद प्रसन्नता का आधार। प्रसन्नता का आधार, हर व्यक्ति प्रसन्नता चाहता है, किसी प्रकार की प्रसन्नता उसे प्राप्त नहीं हो पाती। जिस प्रकार व्यक्ति केवल सुख की चाह में लगा रहता है और उसको सुख मिलता दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार प्रसन्नता जो है वो मिलती दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में व्यक्ति प्रसन्न होता है क्योंकि उसका जो विकार के ऊपर आधारित चिकित्सा होती है, उसके विकार का प्रशमन इसको किया जाता है। इसलिए व्यक्ति के जो मन को प्रसन्न करे, जैसे चित्त प्रसादन के उपाय महर्षि पतंजलि ने बताए कि चित्त को प्रसन्न करने के लिए कैसे आप मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का सहारा लेंगे तो उससे आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। तो इसी प्रकार यदि चिकित्सा पद्धतियां अपनानी है, किसी प्रकार का रोग आपके शरीर में है, किसी प्रकार का दोष आपके शरीर में है, किसी प्रकार से आप आतुर हो चुके हैं अर्थात बीमार आप हो चुके हैं और स्वास्थ्य के परिरक्षण में आपकी कमी है, अक्षम आप हैं और सक्षम यदि बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रसन्नता चाहिए कि किस प्रकार हमारा चित्त प्रसन्न हो। जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है तो जितनी साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं यानी कि मनोकायिक जितनी भी डिजीज होती हैं वो हमारी खत्म होती हैं। वो खत्म होने से हमारा मन प्रसन्न होता है। इसलिए प्रसन्नता का आधार ये चिकित्सा पद्धति है, इसलिए इसको प्रसन्नता का आधार है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण चिकित्सा मानी गई है। इसके बाद संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले कि पूरे शरीर की शुद्धि की जाती है और बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस, अर्थात जब हम रोग का जो कारण मानते हैं वो विकार मानते हैं, यानी कि विजातीय तत्व हमारे शरीर में बढ़े हुए हैं, उसके कारण हम रोगी होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो स्वात्माराम ने भी अपनी हठ प्रतियोगिता में कहा था कि आप आसन प्राणायाम करें, सुचारू रूप से चलते रहें यदि आप स्वस्थ हैं। यदि आप किसी तरह की बीमारी आपके अंदर है, किसी तरह से आपके दोषों में विषमता यदि आ चुकी है, किसी प्रकार से आपके दोष क्षीण हो चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या करें, षटकर्म का अभ्यास आप करें, जो बॉडी को की क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं, शुद्धि, या जैसे कि योगिक चिकित्सा में हम रखते हैं तो उसमें आपका धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति, इस प्रकार षटकर्म का अभ्यास बताया है। न्योली एक क्रिया और है, तो इस प्रकार 6 क्रियाओं का अभ्यास बताया जिससे बॉडी का जो है आपका बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस होता है, यानी कि शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। वो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज में रखी गई है जो कि यौगिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है, उसमें भी विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए जैसे कटी स्नान हम करते हैं, एनीमा लिया जाता है, वह तमाम तरह के भाप ली जाती है, वाष्प स्नान लिया जाता है। तो उस प्रकार के जितने भी चीज़ें हैं उनसे हम अपने डिटॉक्सिन्स को वॉश आउट कर रहे होते हैं, अपने शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकाल रहे होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का, संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण होता है। उसी प्रकार एक्यूप्रेशर में हम अपनी जो हमारा जो पॉइंट है, हमारे जो दाब है, पॉइंट जो भी हमारा बिंदु है, उसको हम दबाकर उस शरीर का शुद्धिकरण के लिए प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हीलिंग थेरेपी में हम नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को उसके अंदर देते हैं, उससे भी हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। उसी प्रकार जब हम मैग्नेट थेरेपी यूज करते हैं, चुंबक चिकित्सा का हम प्रयोग करते हैं, उससे भी हम एनर्जी का चैनलाइज करते हैं, यानी कि शरीर में जहाँ भी एनर्जी नहीं पहुंची हुई है उसको हम एनर्जी को वहाँ पहुँचाते हैं। प्राण चिकित्सा द्वारा, प्राणायाम द्वारा हम इंटरनल शुद्धि करते हैं, अपने लंग्स की शुद्धि करते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है, उससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे फिर हमारा डाइजेस्टिव और बाकी जितने भी सिस्टम हैं वो सारे हमारे एक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं, जिसमें हम चुंबक चिकित्सा की बात करें, प्राणिक हीलिंग की हम बात करें, एक्यूप्रेशर की हम बात करें, सुजोग की हम बात करें, या यौगिक चिकित्सा की हम बात करें, प्राकृतिक चिकित्सा की हम बात करें, इस प्रकार जितनी भी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं उनमें पूरे शरीर का शोधन होता है, पूरे शरीर की शुद्धि की जाती है,
तो ये जो इसलिए भी महत्वपूर्ण ये चिकित्सा है क्योंकि पूरे शरीर की शुद्धि करती है, और जब हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है तो तमाम तरह के विकार हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं और हम एक नया शरीर हमारा होता है और प्रसन्नतापूर्वक हमारा शरीर होता है, और हमारे शरीर के जो हमारे जो स्वास्थ्य है उसका स्वास्थ्य के परिरक्षण को हम भली भांति कर सकते हैं। इस प्रकार हम शरीर की शुद्धिकरण में भी इस चिकित्सा का बहुत महत्व है। उसके बाद मन तथा शरीर दोनों की चिकित्सा, यानी कि मन और शरीर दोनों की चिकित्सा है। प्राय जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सभी चिकित्सा पद्धतियां केवल और केवल सिम्टम पे काम करती हैं, सिम्टम अर्थात लक्षण के ऊपर काम करती हैं। लेकिन प्राकृतिक जो चिकित्सा है या अल्टरनेटिव थेरेपी जिसको हम कहेंगे, वैकल्पिक जो चिकित्साएं हैं, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां जितनी भी हैं वो आपके सिस्टम पे काम करने वाली चिकित्सा पद्धतियां हैं, आपके मन और शरीर दोनों की एक रूपता पे काम करने वाली चिकित्सा पद्धतियां हैं। दोनों को उन्होंने एक माना है, दोनों को कभी अलग नहीं माना। मन और शरीर दोनों को एक दूसरे का पूरक वैकल्पिक चिकित्सा में माना गया है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं है तो उसका तन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और जिस व्यक्ति का तन स्वस्थ नहीं है उसका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए तन के स्वस्थ रखने के लिए मन के स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता हमारे जीवन में है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए तन के स्वास्थ्य की स्वस्थ रखने की बहुत नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में, और इन दोनों का परस्पर संबंध होता है। जैसे साइकोसोमेटिक बीमारियां हमारे होती हैं, कुछ सोच लेने से, कुछ तरह का विचार कर लेने से हमारे मन में कुछ चीज़ें बीमारियां आ जाती हैं, तो वो हमारे शरीर में लक्षण के रूप में प्रकट होती हैं। खांसी है, जुकाम है, ताप है, तो किसी प्रकार के ये जो मनोविकार हमारे शरीर में होते हैं वो बाहर निकलते हैं। यानी कि मन हमारा बीमार है, तन हमारा सही है, परंतु वो लक्षण किस में प्रकट होंगे? इस शरीर में, इस शरीर में वो लक्षण प्रकट होंगे, और वो लक्षण हमारे को लगेंगे कि हम तो रुग्ण हैं, रुग्णता से घिरे हुए हैं, यानी कि रोगों ने हमारे को घेर लिया है चारों तरफ से। इस प्रकार का भाव हमारे शरीर में होगा। तो ये चिकित्सा पद्धति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये दोनों पे काम करती है, मन तथा शरीर दोनों के ऊपर काम करती है। मन शरीर के भीतर होता है जो पूरे शरीर का संचालन करता है, और शरीर जो कि सारे कार्य ही इसी से होते हैं। लाभ, हानि, पुण्य, अपुण्य के जितने भी कार्य हम करते हैं अपने शरीर से करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों की चिकित्सा की जाती है। प्राय किसी और चिकित्सा पद्धति जितनी भी हैं उनमें केवल शरीर की चिकित्सा होती है, उसके अतिरिक्त किसी चीज़ की चिकित्सा नहीं होती। लेकिन ये ऐसी चिकित्सा है जिसके भीतर आपके शरीर व मन दोनों की चिकित्सा होती है। आगे देखेंगे हम दूसरी स्लाइड के दूसरे भाग में कि सूक्ष्म अवयवों का सुसंचालन, जो सूक्ष्म अवयव हैं हमारे शरीर के उनका सुसंचालन जो करने का कार्य करती है ये चिकित्सा करती है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इसमें जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपना कार्य नहीं कर पाते, बहुत सारे हमारा शरीर है, ज्वाइंट्स हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन हम ज्वाइंट्स की भी मूवमेंट कई बार नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छी तरह से घुमा नहीं पाते हैं, उनको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, अप डाउन का जो उनका रूटीन है, जो उनको घूमना ही चाहिए, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो उन अवयवों के संचालन में रुकावट आती है, और जिसके रुकावट आने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। उससे ब्लड सर्कुलेशन रुकने से उन अंगों की तरफ जो एनर्जी जानी चाहिए थी, जो उनका जो आहार है, वो जो रक्त, शुद्ध रक्त जो उनका आहार है, वो उन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारे अवयव जो हैं, हमारे जो शरीर के जो पार्ट हैं, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं बहुत सारे, वो काम करने बंद कर देते हैं या शिथिलीकरण की अवस्था में वो आ जाते हैं। उनकी शिथिलीकरण को तोड़ने के लिए और उन अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यौगिक चिकित्सा है। ज्वाइंट एक्सरसाइज आपकी हैं, या हम जिनको बोलते हैं लाइट एक्सरसाइज भी जिनको बोलते हैं, हाथों को घुमाना, गर्दन को घुमाना, कटी को घुमाना, कंधों को घुमाना, घुटनों को घुमाना, सूक्ष्म व्यायाम जिनको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम यौगिक चिकित्सा के अंतर्गत करते हैं। तो जितने भी हमारे सूक्ष्म अवयव हैं उनको हम सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही से रहता है और बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनसे हम बचते हैं। इसलिए भी ये चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कुप्रभावहीन चिकित्सा पद्धति, अर्थात ये जो चिकित्सा पद्धति है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का साइड इफेक्ट इस चिकित्सा में नहीं होता, अर्थात पूरी तरह से ये साइड इफेक्ट लेस चिकित्सा है। यानी कि कुप्रभावहीन, किसी प्रकार का जो कुप्रभाव है, प्रभाव होता है कि किस प्रकार का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो कुप्रभाव होता है कि बहुत बुरा प्रभाव, यानी कि जो रोगी बीमार था उसको और भी बीमारी लग जाए या और भी वो तरह से व्याकुल हो जाए, इस प्रकार का जो कार्य है वो इस चिकित्सा पद्धति में नहीं है। किसी प्रकार का भी आपका जो शरीर है वो उसमें किसी प्रकार की गिरावट नहीं आती और केवल ये सही करने का काम करती है। इसमें किसी प्रकार का आपको कुप्रभाव नजर नहीं आएगा, किसी प्रकार का दोष इस चिकित्सा पद्धति में नहीं है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर आधारित चिकित्सा है,
और बहुत सारी जो चीज़ें हैं सहायक चिकित्सा हैं जो सहायता करती हैं। जिस प्रकार एलोपैथी में हम मेडिसिन लेते हैं वो सिम्टम पे काम करती है और बाकी जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं सिस्टम पे काम करती हैं। आयुर्वेद जैसे वात पित्त कफ के ऊपर काम करती है, तो दोषों को बैलेंस करने का काम करती है, तो वो सहायक चिकित्साएं बोलते हैं उनको। तो सहायक चिकित्सा के रूप में ये चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, इसलिए भी ये कुप्रभावहीन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। इसके बाद हम देखेंगे सरल चिकित्सा पद्धति। इस चिकित्सा पद्धति को प्राचीन समय से ही सब व्यक्ति करते आ रहे हैं, सब व्यक्तियों ने इसको आसानी से किया है और बहुत ही सरल चिकित्सा है। इसमें बहुत सारी कोई आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे किसी सर्टिफिकेशन की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। आप आसानी से भी इसको किसी के माध्यम से सीख सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपको इसकी बारीकियां समझा सकता है और बहुत कम समय में आप इसकी चिकित्सा की जो पद्धतियाँ हैं उनको आप सीख सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत सरल चिकित्सा पद्धति है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है। और अंत में जो कम खर्चीली जो आता है कि ये सबसे कम खर्चीली है। जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज में यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा में जो पद्धतियाँ आती हैं, चुंबक चिकित्सा की हम देखें तो चुंबक हमारे को बहुत सस्ता चुंबक मिलता है, वो बहुत महंगा नहीं होता और आसानी से प्राप्त होने वाला अवयव है। उसके बाद एक्यूप्रेशर देखते हैं, एक्यूप्रेशर की जिम्मी है, रोलर है, वो बहुत ही जो कम खर्चे के हैं या हम कहें कि बिल्कुल ही उनका प्राइस नहीं होता, लो प्राइस होता है बिल्कुल, और सब व्यक्तियों की पहुंच में वो चीज़ें होती हैं, इसलिए ये कम खर्चीली है। इसी प्रकार यौगिक चिकित्सा में आपने आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, षटकर्म की 2-3 चीज़ें आती हैं, वो बिल्कुल ही सस्ती होती हैं। किसी प्रकार की महंगे उपकरण की आपको आवश्यकता नहीं होती, किसी दरी मैट पे भी आप योग कर सकते हैं। इसी प्रकार षटकर्म का अभ्यास है, इसी प्रकार एक्यूप्रेशर है, इसी प्रकार सुजोग की है। मैक्सिमम आपको 100 से 200 रुपये तक की जो उपकरण है वो आपको एक चिकित्सा पद्धति के लिए अवेलेबल है, वो आपको कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हम देखें तो बिल्कुल फ्री चिकित्सा है, अल्टरनेटिव थेरेपीज में ही आती है। उसको हमने पहले 2 व्याख्यान में उसकी चर्चा भी हमने आपके सामने की है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी से होती है तो मिट्टी हमें फ्री मिलती है, पानी से होती है, पानी हमें फ्री मिलता है, वायु से होती है, वायु हमें फ्री मिलती है, अग्नि से होती है, सूर्य से अग्नि हमें फ्री प्राप्त होती है, और आकाश यानी कि उपवास वगैरह जो चिकित्सा है वो हमें फ्री प्राप्त होती हैं। बिल्कुल किसी प्रकार का शुल्क उसमें हमें नहीं देना पड़ता। तो इसलिए सबसे कम खर्चीली जो चिकित्सा पद्धति हैं उनके अंदर भी वैकल्पिक चिकित्सा का इसलिए भी महत्व ज़्यादा है कि ये सबसे कम खर्चीली है, सबसे सरल चिकित्सा पद्धति है, कुप्रभावहीन चिकित्सा पद्धति है, अपने सभी अंगों का सुसंचालन, सूक्ष्म अंगों का सुसंचालन करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे, तीसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि वैकल्पिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं, किस प्रकार के सिद्धांत पे चिकित्सा पद्धतियां आधारित हैं, क्योंकि चूँकि बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश हम वैकल्पिक चिकित्सा के भीतर रखते हैं, तो उसी के अनुसार हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के सिद्धांत हैं। तो विजातीय दरों का सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे, पंच महाभूतों का सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे, प्राण शक्ति का सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे, विकार का सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे, व एक उपचार का सिद्धांत हम इसके भीतर पढ़ेंगे। तो तीसरे स्लाइड का पहले भाग में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विजातीय द्रव का सिद्धांत हम लेते हैं। जितनी भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो रोग का जो कारण है वो मानते हैं कि रोग का कारण विजातीय तत्व यानी कि डिटॉक्सिन्स हमारी जो बॉडी में होते हैं वो रोग का कारण होते हैं, जबकि एलोपैथी जो मानती है वो मानती है कि कीटाणु रोग का कारण है, जबकि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ मानती हैं कि कीटाणु को उत्पन्न करने का जो कारण है, यानी कि कीटाणु पैदा कहाँ होगा, गंदगी में होगा, और वो गंदगी हमारे भीतर जो होती है, मल हमारे भीतर जो होता है, डिटॉक्सिन्स हमारे भीतर होते हैं जिनको हम विजातीय तत्व बोलते हैं, वो उनका आधार है, उनसे ही बीमारियां फैलती हैं। तो ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें तमाम चिकित्सा पद्धतियों का हमने जिक्र आपके सामने किया है, वो सारी चिकित्सा पद्धतियां विजातीय द्रव के सिद्धांत पे काम करती हैं, उस विजातीय द्रव को निकालने का कार्य करती हैं और उसी के ऊपर फोकस्ड ये चिकित्सा पद्धति है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं, आप जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उनमें सारे डिटॉक्सिन्स को वॉश आउट करने का काम होता है। जैसे कि षटकर्म के माध्यम से आपके शरीर की शुद्धि होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसलिए भी महत्वपूर्ण चिकित्सा है कि शरीर के शुद्धिकरण का कार्य करती है। और शरीर के शुद्धिकरण का जब हम अभिप्राय क्या है कि हमारे जितने भी मल हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी विजातीय तत्व हैं, उनको बाहर निकालने का जो कार्य है वो इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से किया जाता है। तो ये विजातीय द्रव का सिद्धांत इस चिकित्सा पद्धति का मुख्य रूप से इसका सिद्धांत है। दूसरा देखेंगे पंच महाभूतों का सिद्धांत। पंच महाभूतों का सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सृष्टि का निर्माण है वो पंचभूतों से है। सबसे पहले मिट्टी जो है यानी कि पृथ्वी जो है वो तत्व है, उसके बाद जल तत्व है, उसके बाद वायु तत्व है, उसके बाद आकाश तत्व है, उसके बाद अग्नि तत्व है। यानी कि जो 5 तत्व हैं उनसे हमारी सृष्टि का निर्माण है।
और वही 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। तो इन 5 तत्वों के ऊपर आधारित ये चिकित्सा पद्धतियां होती हैं। जितनी भी वैकल्पिक चिकित्सा है वो 5 तत्वों के ऊपर आधारित होती है। हमारी सृष्टि का निर्माण भी 5 तत्वों से है, हमारे शरीर का निर्माण भी 5 तत्वों से है। तो इसकी जो सिमिलरिटी है, इसकी जो समानता है वो और भी बढ़ जाती है। तो ये केवल और केवल पंच महाभूतों के ऊपर काम करती है, जो कि जिनकी विद्यमानता हमारे शरीर से लेके हमारे सृष्टि में विद्यमान है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण चिकित्सा है, ये भी इसका एक सिद्धांत है। इसके बाद हम देखेंगे प्राण शक्ति का सिद्धांत। चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि प्राण शक्ति यानी कि जो प्राणी हैं, जितने भी हम प्राणी हैं, उस प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन है और उसके ऊपर जो चिकित्सा पद्धतियां होती हैं वो बहुत प्रभावी पद्धतियां होती हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत प्राण के ऊपर इसका सिद्धांत है। ये प्राण को पूरे शरीर में व्याप्त करती हैं और पूरे शरीर में प्राण का संचालन करती हैं। प्राण का हम देखें कि प्राण कितने हैं, तो 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं तो अपान होता है, 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले अपान, फिर समान, फिर उदान, फिर व्यान और फिर सबसे पहले हम अपान की चर्चा इसमें करेंगे। अपान जो प्राण है वो क्या है? अपान प्राण हमारे नाभि से नीचे तक विद्यमान रहता है। हमारे शरीर में ये इसका जो स्थान है वो नाभि से नीचे यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास इसका जो जगह है वो हमारे अपान वायु की जगह होती है। इसके बाद जो समान होता है वो नाभि से लेके हृदय पर्यंत तक हमारे शरीर में विद्यमान रहता है, उसकी विद्यमानता रहती है। और हृदय से लेकर हमारे गर्दन गले तक जो प्राण होता है उसको प्राण हम बोलते हैं। वो प्राण है यानी कि जो सांस लेने का जो कार्य है, खाना खाने का जो कार्य है, वो उसके द्वारा होते हैं। और जो समान जो प्राण है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है, वो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य करता है। उसको हम कहेंगे कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने का जो कार्य है वो समान करता है। उसके बाद उदान है जो कि हमारे कंठ में विद्यमान होता है। हमारे कंठ प्रदेश में वो विद्यमान रहता है, उसकी विद्यमानता रहती है। और वो हमारे जैसे जितने भी हमारे जो वृद्धि है, जो हमारे ग्लैंड हैं, उनको सम करने का कार्य करता है। और जो हमारा व्यान है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होकर वो पूरे संचालन का कार्य, सर्कुलेशन का जो कार्य है, तो वो सर्कुलेशन का कार्य आपका व्यान करता है। इस प्रकार जो आपके प्राण हैं वो 5 प्राण हैं जिनको महाप्राण बोलते हैं। ये 5 प्राण मिलकर महाप्राण बनते हैं और इन्हीं से हमारा जो शरीर का निर्माण है और पूरे शरीर में विद्यमान होते हैं। क्योंकि इसलिए ये चिकित्सा पद्धति इम्पोर्टेंट है और ये भी इसका एक सिद्धांत है। तो इसलिए प्राण शक्ति का जो सिद्धांत है वो भी एक इसका अहम सिद्धांत है इन सभी चिकित्सा पद्धतियों का। इसके बाद विकार का जो सिद्धांत है, यानी कि शरीर में विकार उत्पन्न होता है तभी हमारे को रोग होता है। किसी रोग का जो कारण होता है, किसी भी चिकित्सा पद्धति में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि किस प्रकार का कारण है, उसके बाद हम उस चीज का निवारण करते हैं, उस रोग का निवारण करते हैं। तो इसमें विकार का सिद्धांत है कि विकार उत्पन्न होगा तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होगा। इसलिए प्राण का जो विकार का जो सिद्धांत है वो भी इस चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वह एक उपचार का सिद्धांत, अर्थात जब हमारे शरीर में हमें पता चलता है कि विजातीय तत्वों के हमारे शरीर में विद्यमानता होने से हमारा शरीर रुग्णता की तरफ गया है, तो आरोग्यता की प्राप्ति के लिए हम उस एक जो विकार है उसके ऊपर ही काम करते हैं। माना कि आपके सिर में दर्द है तो हम केवल सिर की चिकित्सा न करके पूरे शरीर की चिकित्सा उसमें करते हैं, उसमें पूरे पेट की चिकित्सा हम करते हैं। क्योंकि जितने भी रोग चलते हैं आपके पेट से शुरू होते हैं। यदि आपका पेट सही है यानी कि आपका उदर सही है तो तमाम आपका जो शरीर का संचालन है वो सही रहेगा। और यदि आपके पेट में किसी प्रकार की खराबी है, विजातीय तत्वों की विद्यमानता है, मल का संचय आपके पेट में है, तो आप तमाम तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। इसलिए एक उपचार का सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो भी इस चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद देखेंगे कि मनोदैहिक परस्पर निर्भरता का सिद्धांत, तीसरी स्लाइड के दूसरे भाग में हम देखेंगे मनोदैहिक परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। अर्थात मन व देही यानी कि मन व शरीर की आपस में कितनी निर्भरता एक दूसरे के ऊपर है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका तन स्वस्थ है, यदि तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। यदि एक भी बीमार है तो दोनों बीमार हैं। मन के बीमार होने से आपका शरीर भी बीमार हो जाता है, यदि शरीर बीमार है तो आपका मन भी बीमार हो जाता है। तो इसलिए दोनों के ऊपर परस्पर निर्भर है इन दोनों की चिकित्सा पद्धतियां, इसलिए भी ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इसका है। इसके बाद व्यक्तिकीकरण का सिद्धांत
इसमें हमने रखा है कि व्यक्तिकीकरण जानना चाहिए, किस प्रकार के उसके पूर्वज रहे हैं, किस प्रकार की जेनेटिक डिजीज उनके परिवार में रही हैं, तो उसका व्यक्तित्व जानना बहुत जरूरी होता है। इस चिकित्सा पद्धति में जो चिकित्सक होते हैं वो व्यक्ति का व्यक्तित्व जानते हैं कि किस प्रकार का इसका आचार विचार है, किस प्रकार का इसका कार्य है, किस प्रकार का ये बिजनेस करता है, किस प्रकार की इसकी आदतें हैं, किस प्रकार का इसका खान पान है, किस प्रकार का इसके घर में वातावरण है, किस प्रकार की इनकी दिनचर्या चलती है। इस प्रकार की जितनी भी चीजें एक चिकित्सक रोगी के अंदर देखता है उनको बोलते हैं व्यक्तिकीकरण का सिद्धांत, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना इस चिकित्सा पद्धति का मुख्य सिद्धांत कहा गया है। इसके आगे भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत हम रखते हैं, अर्थात भावनाएं जो होती हैं, व्यक्ति कई बार अच्छी भावनाएं निकालता है, खुश होता है तो वो सबके सामने अपनी चीज़ों को बोलता है, लेकिन चिकित्सक को, एक अच्छे वैकल्पिक चिकित्सक को चाहिए कि जब भी रोगी आपके सामने आता है तो जितनी नकारात्मक भावनाएं उसके शरीर में होती हैं, मन में होती हैं, जितनी भी वो नकारात्मक सोचता है या जितनी नकारात्मक पहलू उसके जीवन में रहे हैं, उन सबको बाहर निकालने का कार्य चिकित्सक करे, उनसे सारी बातें पूछे, क्योंकि जब तक वो आपके नकारात्मक भाव आपके शरीर में रहेंगे तो आपके शरीर में विजातीय तत्वों की विद्यमानता रहेगी, आपका मन जो है वो विकार से ग्रसित रहेगा, और यदि आपका मन विकारों से ग्रसित है तो आपका पूरा शरीर जो है विकारों से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए भी आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उनको प्रकट करने का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि डॉक्टर से किसी तरह की चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, डॉक्टर से किसी तरह की बात को हम नहीं छुपाएंगे तो वो अच्छा इलाज हमारा कर पाएगा, अच्छे से वो हमारे को ट्रीट कर पाएगा, जितनी भी बीमारियां हम हैं उनको अच्छे से वो दे पाएगा। इसलिए भावनाएं जितनी भी हैं वो अच्छी भावनाएं हो या बुरी भावनाएं हो, पॉजिटिव थॉट्स आपके भीतर हो या नेगेटिव थॉट्स आपके भीतर हो, उन सबको आपने प्रकट करना है, और वो एक अच्छा चिकित्सक उन चीज़ों को प्रकट करवाने का कार्य एक रोगी से करता है। तो ये भी उसका एक मुख्य सिद्धांत है। इसके बाद लास्ट जो इसका है स्वीकृति का सिद्धांत, अर्थात स्वीकृति का जो सिद्धांत होता है, स्वीकृति का अर्थ स्वीकार करना। जब चिकित्सक होता है, जो कोई भी चिकित्सक होता है वो स्वीकार करे रोगी को, पहले तो सबसे पहले रोग को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी रोगी होता है उसकी बहुत जो हालत होती है वो सही नहीं होती, वो बहुत दुखी होता है, वो बहुत परेशान होता है। उस अवस्था में उस रोगी को स्वीकार करना कि ये रोग है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, उसको ढांढसा बंधाना, उसको तसल्ली दिलाना, उसको दिलासा दिलाना कि आपका जो रोग है वो सही होगा, उसको अच्छे से गाइड करना कि किस प्रकार की आप दिनचर्या प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार आप सही रहेंगे, और जितने भी विकार हैं उनको बताना कि इस प्रकार के विकार यदि आपके बाहर निकलेंगे तो वो आपकी मदद करेगा वो चिकित्सक, और जो आपका जो रोगी है उसके अंदर एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रिलेशन होना चाहिए। यानी कि आपका जो चिकित्सक है वो आपको प्रेम पूर्वक आपकी चिकित्सा करे, तो जो इसका सिद्धांत है कि प्रेम पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, रोगी को स्वीकार करके चिकित्सा करनी चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। उसके किसी विकार से आप घृणा करते हैं तो आप उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो इस जितनी भी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं उनमें स्वीकृति का सिद्धांत है, यानी कि रोग को और रोगी को स्वीकार करने का कार्य इस चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। आज हमने सबसे पहले वैकल्पिक चिकित्सा में यही पढ़ा कि इसका इतिहास क्या है। तो विभिन्न प्रकार के इसके इतिहास हम बताते हैं कि इसमें बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ रखी जाती हैं तो इनके अलग अलग इतिहास इसमें है। वैकल्पिक चिकित्सा है क्या, यानी कि जो मुख्य जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनके अतिरिक्त जो सहायक हैं, उनका अल्टरनेट जो चीज़ें पूरी करती हैं, सहायक जो चिकित्सा पद्धति हैं उनको हम वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं, जिसके अंदर हमने चुंबक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, प्राणिक हीलिंग, यौगिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, सुजोग जो चिकित्सा है आदि चिकित्सा पद्धतियों को हमने इसमें शामिल किया है। इसके बाद हमने इसके महत्व जाना कि किस प्रकार ये महत्वपूर्ण चिकित्सा है, कम खर्चीली चिकित्सा है, सरल पद्धतियाँ इसमें बहुत सारी हैं और आपको किसी प्रकार का इसमें ज़्यादा सा कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन की ज़्यादा सी आवश्यकता आपको नहीं होती। आपको सामान्य ये चीज़ें हमारे प्रचलन में हमारे ये चीज़ें मिलती हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, कुप्रभावहीन है, किसी प्रकार का कुप्रभाव आपके शरीर में नहीं होता। तो इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इसके बाद हमने इसके सिद्धांतों को पढ़ा। तो विजातीय तत्व का सिद्धांत है कि विजातीय तत्व आपके शरीर में होते हैं तो आप रोग होते हैं, यानी कि रोग का जो कारण है वो विजातीय तत्व है, ना कि कीटाणु पनपने का जो कारण है वो भी विजातीय तत्व है। इसलिए हमने मुख्य जो आधार है वो इसके चिकित्सा का कि आपका विजातीय तत्व आपके रोग का मुख्य कारण है। इसके बाद इन्होंने कहा कि मन और देही का परस्पर संबंध है, भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। स्वीकृति का सिद्धांत हमने इसमें कहा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का इसमें निखार होना चाहिए, व्यक्तित्व का पता चलना चाहिए कि किस प्रकार का इसका व्यक्तित्व है। इस प्रकार के इसके सिद्धांत हैं।
आगे हम चर्चा करेंगे, इस व्याख्यान में इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर, जो कि वैकल्पिक चिकित्सा का ही भाग है, उसकी हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है वैकल्पिक चिकित्सा के इस व्याख्यान में। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा क्या है, उसके माध्यम से हमने वैकल्पिक चिकित्सा में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं एक्यूप्रेशर के ऊपर है कि किस प्रकार एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के परिरक्षण कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने और दूसरे जो रोगी व्यक्ति है, जो आतुर जो व्यक्ति है, उसके रोगों का प्रशमन करने के लिए किस प्रकार से एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति आपके लिए लाभदायक है, इसकी चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यूप्रेशर का चिकित्सा का परिचय हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा का परिचय क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले एक्यू और प्रेशर दो शब्दों से मिलके एक्यूप्रेशर बना है। एक्यू का अर्थ होता है पॉइंट या दबाव बिंदु, और जो प्रेशर होता है उसका मतलब होता है दबाना। यानी कि जो आपका पॉइंट है, जो हमारे शरीर में हम पॉइंट डिटेक्ट करते हैं कि हमारे सिर का पॉइंट कहाँ है, कान का कहाँ है, आँखों का कहाँ है, नाक का कहाँ है, तो इस पर गले का कहाँ है, उस पॉइंट को प्रेस करना यानी कि प्रेशर देना, यानी कि उसके ऊपर दबाव देना एक्यूप्रेशर कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है। एक्यूप्रेशर का इतिहास, ये विशुद्ध भारतीय परंपरा है। इसमें जितनी भी चिकित्सा पद्धति, जितनी भी देशों में इसके अलग विस्तृत रूप हैं। एक्यूपंक्चर के रूप में ये है, जापान में शियात्सु के नाम से ये प्रसिद्ध है। लेकिन ये मूल रूप से जो चिकित्सा पद्धति है, ये भारत की चिकित्सा पद्धति है, जिसका विकास चीन में जाकर हुआ। जितने भी चीनी लोग हमारे देश में आए, उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को सीखा और उसमें अनेक संशोधन करके और एक विस्तृत और एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको प्रचारित किया। आज भारत में भी बहुत प्रमाणिक चिकित्सा पद्धति के रूप में एक्यूप्रेशर को माना जाता है। इसका इतिहास विशुद्ध भारतीय परंपरा है। और इसमें जैसे हम देखेंगे कि इसकी प्रणालियाँ क्या क्या हैं, तो इसकी जितनी भी प्रणालियाँ हैं, जिस प्रकार आपके जो पॉइंट हम दबाते हैं शरीर में, जितने भी पॉइंट होते हैं उनके ऊपर प्रेशर देना, यानी कि आपके जो बिंदु हैं उनको दबाना, आपकी एनर्जी को सर्कुलेट करना, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। दबाव का सिद्धांत इसमें मुख्य है, दबाव की विधियां इसमें मुख्य हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एक्यूप्रेशर के सिद्धांत क्या हैं। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत सबसे पहले मैंने पहले भी वैकल्पिक चिकित्सा में भी आपको बताया था कि जो मन और जो शरीर है उसका जो एक रूपता माना गया है वैकल्पिक चिकित्सा में, दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं माना है, इन चीज़ों को एक ही माना है। तो एक्यूप्रेशर में भी इमोशन और फिजिकल जो बॉडी है, हमारी शरीर है, और जो हमारी भावनाएं हैं, उनको एक माना है। उनको एक मानने का सिद्धांत इस चिकित्सा पद्धति में है। दूसरा, जितना भी हमारा शरीर है वो पूरा, हमारे दोनों हाथों में हमारा शरीर होता है, पूरे हाथ में हमारे शरीर के पॉइंट होते हैं दोनों हाथों में। ठीक इसी प्रकार हमारे दोनों पैरों में पूरे शरीर के पॉइंट होते हैं। तो इसके ऊपर ये चिकित्सा पद्धति काम करती है। दूसरा सिद्धांत इसका ये है। वह तीसरा सिद्धांत इसका भी पंच महाभूत का सिद्धांत है। यानी कि जो भी पंच महाभूत हैं, जितने भी जिनसे हमारी सृष्टि का निर्माण है, वो हमारे शरीर में विद्यमान है, वो हमारे शरीर की विद्यमानता है, और शरीर भी हमारा उन्हीं से बना है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है, 3 प्रकार के इसके मुख्य रूप से सिद्धांत हैं एक्यूप्रेशर के। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके उपकरण क्या हैं,
क्या क्या चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिम्मी इसमें प्रयोग की जाती है, मैजिक मसाजर इसमें प्रयोग किया जाता है, फुट रोलर इसमें प्रयोग किया जाता है, हैंड रोलर इसमें प्रयोग किया जाता है, बैक रोलर इसमें प्रयोग किया जाता है, वाइब्रेटर के माध्यम से इसमें चिकित्सा दी जाती है, पिरामिड प्लेट के माध्यम से इसमें चिकित्सा दी जाती है, ट्विस्टर के माध्यम से शरीर को सही किया जा सकता है, व पावर एक्सरसाइजर जो है उसके माध्यम से हम शरीर को सही करते हैं, जिसको हम आगे चित्रों में भी देखेंगे कि चित्रों में हम देखेंगे कि आपको जिम्मी जो पहले जो चित्र में हम देख रहे हैं, लकड़ी का जो भाग है आगे से जो नुकीला है एक तरह का, और पीछे वो छल्ले के आकार का जो देख रहे हैं आप, वो जिम्मी होती है जो पॉइंट के ऊपर प्रेशर करने का काम आती है। जो बारीक जो पॉइंट होते हैं जो हाथ से डिटेक्ट नहीं हो पाते, अंगूठे से डिटेक्ट नहीं हो पाते, जिनको हम अंगूठे से प्रेशर नहीं दे पाते, उनके लिए हम जिम्मी का प्रयोग करते हैं। जो सूक्ष्म जो हमारे पॉइंट हैं या जो बिंदु हैं उनको हम जिम्मी के द्वारा सही कर सकते हैं। दूसरे चित्र में आप देखते हैं कि मैजिक मसाजर यानी कि जो जादू करने का जो कार्य है, हमारे दोनों, मैंने बताया कि आपको पूरे दोनों हाथों में हमारा पूरा शरीर है, तो इस जो मैजिक जो मसाजर है ये पूरी तरह से गोल होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं नुकीले, और उसको हम हथेलियों में मलते हैं, इस प्रकार उसको मसलने का कार्य हम करते हैं। तो पूरे जो शरीर के जो हमारे जो अवयव हैं, जो पॉइंट हैं, वो एक्टिवेट होते हैं इस मैजिक मसाजर के माध्यम से। इसके आगे हम देखते हैं फुट रोलर व हैंड रोलर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है फुट रोलर, इसको आप नीचे रखें, अपने पैरों को, नंगे पैरों को इसके ऊपर घुमाने का कार्य करते हैं, आगे पीछे करने का कार्य करेंगे। तो ये आपके जितने पैरों में आपके जितने भी पॉइंट हैं, क्योंकि चूंकि पूरे हाथों में और पूरे पैरों में इसके पॉइंट मैंने बताया आपको, तो जो पैरों के जितने भी पॉइंट हैं वो आपके एक्टिवेट होंगे, और वो एक्टिवेट होने से आपके जितने भी रोग हैं उनका प्रशमन होगा, और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य का परिरक्षण इसके माध्यम से होगा। तो इस प्रकार हम फुट रोलर का प्रयोग करके सही अपनी चिकित्सा पद्धति कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि हैंड रोलर, यानी कि कोई चिकित्सक अपने हाथ से भी पर्टिकुलर, जैसे कमर है, कमर के भाग पे हम मसाजर कैसे लें, तो उससे दूसरा जो होता है व्यक्ति, उसको हम हैंड जो रोलर होता है उससे उस पॉइंटों को मलने का कार्य करता है, यानी कि उन जो पॉइंट हैं आपके उनको एक्टिवेट करने का कार्य उसके माध्यम से किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैक रोलर। बैक रोलर जो है आप देख रहे हैं लकड़ी का एक होता है, जिसके जो पहिए आकार के जो दोनों साइड में इसके पहिए से लगे होते हैं, और हाथ में पकड़ने का होता है। तो रोगी को प्राय पेट के बल लेटा के और पूरा जो उसकी बैक है कमर में इसको रोल किया जाता है, इसको एक रोलर की तरह उसको बार बार उसके पॉइंटों को एक्टिवेट किया जाने का कार्य किया जाता है। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं वाइब्रेटर। इस वाइब्रेटर इसका जो उपकरण है, ये आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर व्यक्ति को खड़ा करके ये वाइब्रेट करता है, पूरे बॉडी को वाइब्रेट करने का कार्य करता है, जिससे पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट होती है, पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है। किसी प्रकार का जो आपके शरीर में जो सुसंचालन, मैंने कहा कि जो सूक्ष्म जो अवयव हैं उनका सुसंचालन नहीं हो पा रहा, तो सुसंचालन के लिए भी वाइब्रेटर का प्रयोग प्राय किया जाता है, ताकि आपके पूरे जो शरीर का आपका एक्टिवेट हो, सारे चैनल एक्टिवेट हो जाएं, आपके सारे सिस्टम एक्टिवेट रहें इसके माध्यम से। इसके बाद हम देखते हैं पिरामिड प्लेट। पिरामिड प्लेट के माध्यम से भी इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़े पिरामिड हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पिरामिड होते हैं। ये भी नुकीले आकार के होते हैं। इनके ऊपर भी खड़े होकर जब हम खड़े होते हैं, 5 से 10 मिनट तक हम खड़े होते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव ये चिकित्सा रहती है, और पूरे शरीर के जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी प्रकार का दोष हमारे शरीर में नहीं रहता। दूसरी चित्र में आप देख रहे हैं ट्विस्टर, यानी कि दोनों पैरों के रखने की आप जगह इसमें देख रहे हैं। रेड जो आपको कलर दिख रहा है उसमें हम दोनों पैरों को रखते हैं, और ये ट्विस्टर दोनों तरह से घूमता है, एक बार लेफ्ट आपको घुमाएगा, एक बार राइट घुमाएगा। तो जितने भी आपके शरीर के अवयव हैं वो ट्विस्ट करके आपके शरीर को सुचारू रूप से चालू करते हैं। इस प्रकार आप ट्विस्टर का प्रयोग करके भी आप एक्यूप्रेशर में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे पावर एक्सरसाइजर, जिसको कि आप चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। इसको दो हाथों से दबाते हैं। पहले एक हाथ से हम इसको दबाएंगे। इसके दबाने का जो है उंगलियों और अंगूठे में जो आप पकड़ोगे वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आपके हाथ को एक्टिवेट करते हैं। उसमें स्प्रिंग आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग इसमें लगा हुआ है, जिससे हम जब अपने हाथ से इसको प्रेस करते हैं तो पूरे हाथ के जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। इसी प्रकार एक बार पहले हाथ से इसको आप एक्टिवेट करेंगे, फिर दूसरे हाथ से आप इसको
एक्टिवेट करेंगे। इस प्रकार ये हमने उपकरण पढ़ा कि किस प्रकार का उपकरण है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की चिकित्सा में दवा विधियां व क्या सावधानियां हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य हरदीप जी, जो कि एक बहुत बड़े चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं रोहतक में। हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। स्वागत है हरदीप जी आपका इस कार्यक्रम में। कि किस प्रकार हम हैं, तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देके आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम प्रैक्टिकली एक्यूप्रेशर को प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार इस चिकित्सा का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने हाथों में, किस प्रकार हम अपने पैरों में पॉइंटों को ढूंढकर उनको पॉइंट को दबाएंगे और वो पॉइंट दबाने से हमारा जो एनर्जी है, वहाँ का जो प्राण है वो एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेट होने से आपके शरीर के तमाम जो रोग हैं वो समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम दबाव की विधि पढ़ेंगे। तो दबाव की विधि क्या है, किस प्रकार हम दबाएंगे, तो वो हम देखेंगे कि जैसे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले अंगूठा हम देखते हैं कि शरीर का जो अंगूठा होता है, तो अंगूठे में ये सबसे जो पहला पॉइंट होता है, ये आपका सिर का पॉइंट होता है, ये आपका सिर है, ये आपका आंखें हैं। इस प्रकार से ये एक आपका मुंह बना हुआ है। तो इसमें हम किस प्रकार, यदि आपको सिर दर्द है, आपको माइग्रेन यदि है, तो आप उसको आप अंगूठे के अग्रभाग में इस प्रकार जिम्मी से उसको प्रेस करेंगे। चूंकि ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है तो इसको जिम्मी का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इसको केवल अंगूठे से भी इसको प्रेस कर सकते हैं और एक अंगूठे से इसको प्रेस नहीं कर सकते तो दूसरा अंगूठा इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो ये दबाव की विधि है और इसको कभी भी इस प्रकार नहीं, नुकीले तरह से नहीं दबाएंगे, अंगूठे को मिला के इसमें दबाएंगे। तो दूसरा जो चिकित्सक होता है उसकी एनर्जी भी ट्रांसफर इसके माध्यम से होती है। तो तमाम तरह के रोगों को दूर करने के लिए, सिर के रोग को दूर करने के लिए इस प्रकार इसको किया जाता है। तो हम जिम्मी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम इस पॉइंट को ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका जो सिर दर्द है, आपको जो माइग्रेन है, आपको जो तनाव की जो स्थिति आपकी बनी हुई है, वो बिल्कुल आराम आपको उसमें होगा और इतनी जल्दी आराम होगा कि जितनी जल्दी आपको एलोपैथी की कोई मेडिसिन भी आपको उसमें आराम नहीं दे पाती। तो इस प्रकार के दबाव की विधि है कि इस प्रकार पॉइंट को दबाना है। किसी भी प्रकार टेढ़े तरह से उसको नहीं दबाएंगे, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ढूंढ के, और उस पॉइंट पे व्यक्ति के पूरा दर्द होगा, यानी कि उसको असहनीय दर्द होगा कि ये पॉइंट है, यानी कि वो विकार है उसमें, इसीलिए उसमें दर्द है। तो इस प्रकार हम दबाएंगे। तो दबाव की अवधि दूसरे उसमें हम देखेंगे कि अवधि कितनी होनी चाहिए। अवधि में हम देखते हैं कि अवधि रोग के अनुसार होती है कि किस प्रकार का रोग आपके शरीर में है, किस प्रकार का विकार आपके शरीर में है, कितना पुराना रोग आपके शरीर में है। उससे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम 5 सेकंड से लेकर और 2 मिनट तक इसमें विशेष रोगों में आपको दबाव दे सकते हैं। इस अवधि जो है वो दबाव की है। इस प्रकार दबाव का कार्य जो प्रभाव है वो कहते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव हमारे शरीर में करता है। एनर्जी को सर्कुलेट करता है, उस प्राण को एक्टिवेट करता है, उस जो पॉइंट है, उस पॉइंट से जो संबंधित हमारा जो शरीर का जो अंग हैं, जो जितने भी अंग हैं, उनको एक्टिवेट करने का कार्य, दबाव कार्य का जो प्रभाव है उसमें किया जाता है। सादृश्य का चुनाव, यानी कि जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना जो अपने हाथ में अपने शरीर को देखते हैं, अपने अंगूठे में अपने चेहरे को देखते हैं, वो जो भाव है उसमें हम इस प्रकार का चिकित्सा पद्धति करते हैं। इसके बाद सावधानियां हम उसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ जो पॉइंट हमारे हाथ में होते हैं उनको हम डिटेक्ट करके बताते हैं कि किस प्रकार का। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये हमारा पूरा हाथ है, तो पूरे हाथ में हमारा पूरा शरीर है। सबसे पहले हमने बताया कि ये जो आपका भाग है, ये आपका मुंह का भाग है, ये आपका सिर का भाग है, ये आपका जो है ये आपका गर्दन के नीचे जो आपका कंठ है, कंठ प्रदेश का ये भाग है। इस कंठ प्रदेश को हम एक्टिवेट करेंगे, दबाएंगे तो हमारा जो कंठ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। गले के जो भी रोग हैं आपके इससे ठीक होंगे। ये फिर देखते हैं, ये थायराइड का जो भाग है, ये इससे हमारी थायराइड कंट्रोल होती है। तो इस पे हम ऐसे प्रेस करेंगे। यदि किसी रोगी को थायराइड है, किसी प्रकार का थायराइड का उसका रोग है, तो हम उसको ऐसे पॉइंट उसके हम प्रेस करेंगे और जिस पॉइंट पे भी वो ज़्यादा दबाव महसूस करे, दर्द महसूस करे, उसके ऊपर, और वो अपनी उंगली से इस जो जिम्मी है उसके ऊपर हम लगाएंगे और उसको हम दबाव देंगे। तो इस प्रकार का दबाव हम उसको देते हैं। इस प्रकार हम सिर का, मैंने आपको बताया था, सिर के दर्द में हम अंगूठे का जो अग्रभाग है, अंगूठे के अग्रभाग में हम उसको प्रेस करते हैं। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि आंखों का कोई रोग आपके शरीर में है तो आंखों को बताया कि आंखें हमारी, यहाँ आंखों का पॉइंट ये है, जो दोनों पहली और दूसरी जो उंगली है उसके मध्य का जो भाग है उसको हमने
अपना आंखों का पॉइंट है, यदि आपको आंखों की कोई बीमारी है, आंखों का कोई दोष आपके शरीर में है, तो उसको हम यहाँ जो पॉइंट है उसको दबाएंगे। उसको दबाने से आपके जितने भी आंखों के रोग हैं वो आपके सही होंगे, उनका जितना भी आपकी कमी है वो दूर होगी। इसके बाद हम दोनों दूसरी जो लास्ट की जो उंगलियां हैं उनके बीच का जो भाग देख पा रहे हैं उसको हम कानों का हमने रखा है, ये हमारे कान हैं। तो इस प्रकार कानों का कोई रोग है, कर्ण पीड़ा कोई आपको है, कानों का कोई रोग आपको, दोष आपको यदि आपके शरीर में है, तो उसको हम यहाँ पॉइंट करके भी उसको प्रेस करके उस दर्द से, उस रोग से बच सकते हैं, उसका हम इलाज हम कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे साइनस की यदि प्रॉब्लम है तो जो चारों उंगलियों का जो अग्र भाग है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है, 3 भाग हम उंगली में देख पा रहे हैं, 1, 2 और 3 जो भाग है, सबसे पहला जो भाग है ऊपर का जो अग्र भाग है उसमें हम साइनस को रखते हैं। तो साइनस की जो प्रॉब्लम बहुत सारे हमारे भाई बहनों को होती है, उससे छुटकारा पाने का तरीका है इस हिस्से को हम बार बार प्रेस करेंगे। इसको जिम्मी के पीछे हम अपनी उंगली लगाकर इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो जो आपकी साइनस की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और केवल एक ही उंगली पर दबाव देकर नहीं छोड़ेंगे, दूसरी उंगली पर भी समान दबाव देंगे। और आप यदि रोग आपका गहरा है, बहुत पुराना रोग आपके शरीर में है, तो उस रोग के लिए आप 1 से 2 मिनट का प्रेशर आप अपने उंगलियों पर दे सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी उंगली पर भी आपका साइनस का पॉइंट है और फिर चौथी उंगली पर भी आपका साइनस का पॉइंट है। इस प्रकार आप देखते हैं। और यदि हम आपको कमर दर्द है, जो कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों को होता है कमर का दर्द, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गर्दन का दर्द होता है, सर्वाइकल बहुत सारे लोगों को होता है। तो सर्वाइकल में हम क्या करेंगे, जो हमारे अंगूठे का जो पीछे का जो भाग है, अंगूठे के ठीक जो पीछे का भाग है, जिस प्रकार हमने अंगूठे के आगे वाले भाग में बताया कि किस प्रकार से गला हमारा वहाँ होता है, यानी कि थायराइड हमारा वहाँ मौजूद होता है, इसी प्रकार ठीक आपका जो अंगूठे का जो पीछे का जो भाग है, उस पीछे के भाग में आपका पूरा सर्वाइकल के पॉइंट है। यहाँ यदि आप प्रेस करेंगे तो आपका जो सर्वाइकल है वो समाप्त होगा और सर्वाइकल का जो दर्द है वो आपका खत्म होगा। तो कम से कम एक जो मिनट का जो प्रेशर है, 5 सेकंड से लेके 1 से 2 मिनट का जो प्रेशर है, वो कम से कम 5 से 10 बार आप उस चिकित्सा को दें और दिन में 2 से 3 बार इस चिकित्सा पद्धति को आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा सर्वाइकल का भाग है। और ये जो आपका इसी में जो है, ये इसके बिल्कुल पीछे का जो भाग है, ये आपका कमर का है, यानी कि बैक पेन जिन लोगों को होती है, जो कटिशूल जिनको होता है, कमर में पीड़ा जिन लोगों को होती है, उनका जो पॉइंट है वो ये है। तो इस हिस्से को हम जिम्मी के माध्यम से इस प्रकार प्रेस करेंगे तो आपको महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। और जहाँ पे आपको दर्द महसूस हो उसी पॉइंट पे आप जिम्मी को लगा के उसके प्रेशर को प्रेस करें और 1 मिनट से 2 मिनट तक उसको करें। उसके बाद फिर उसको हटाएं कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद फिर पुनः उस पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर को देंगे। इस प्रकार आप कमर दर्द को सही कर सकते हैं, इस प्रकार आप सर्वाइकल को सही कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि फिर हम जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो रोग होते हैं, जो हमारे गुप्त रोग जितने भी होते हैं, उनका जो हमारे शरीर में जो भाग होता है वो किस प्रकार होता है। वो हमारा जो हाथ है, वो जो हाथ है, उस हाथ में हम देखेंगे कि कलाई का जो भाग है, जहाँ पे हम घड़ी को बांधते हैं, जो इसको कलाई में जो घड़ी बांधते हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसी प्रकार यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है वो गुप्त रोगों के जो पॉइंट हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके पॉइंट हैं। इनको हम यहाँ से जिम्मी के माध्यम से उसको प्रेस करके उस रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 पॉइंट यहाँ और 3 पॉइंट बिल्कुल साइड में, यानी कि दोनों के साइड में जो पॉइंट है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पॉइंट हैं। इस प्रकार आप उनके ऊपर दबाव देकर उसको सही कर सकते हैं। और हथेली के मध्य में आप देख पा रहे हैं कि आपका जो हथेली का जो मध्य का जो भाग है वो पेट का आपका भाग है, यानी कि उदर रोग जितने भी हैं उसमें आप यहाँ पे पॉइंट पे प्रेशर करेंगे। इसी प्रकार आपकी किडनी है जो, वो भी इसमें इसके नीचे आपकी मौजूद होती है, लीवर भी आपका मौजूद होता है। तो इसमें आप यहाँ जो प्रेस करेंगे पॉइंट को, तो वो आपका लीवर को मजबूत करेगा, आपकी किडनी की कोई प्रॉब्लम है उसको आपको दूर करेगा। और उदर संबंधी, यानी कि जो पेट है, जो मुख्य रूप से जिससे हमारे रोग चलते हैं, और मुख्य रोगों का जो कारण है पेट में विजातीय तत्वों की विद्यमानता, तो वो इस प्रकार से आपका इस जिम्मी के माध्यम से आप उसको प्रेस कर सकते हैं। तो समस्त पेट के रोगों के लिए और हार्ट, लीवर और किडनी के जो जितने भी रोग हैं उनके लिए भी आप इस प्रकार के पॉइंट को दबा सकते हैं। यदि आपके पास किसी तरह से जिम्मी आपके पास मौजूद नहीं है, जिम्मी की उपलब्धता आपके पास नहीं है, तो आप हाथों से भी इसको पॉइंट को दे सकते हैं। उसको देने का तरीका क्या है,
एक उंगली में ऐसे रखेंगे, अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे आप, और जो हाथ है उसमें अपने दोनों अंगूठों से ऐसे प्रेस करेंगे। यदि यहाँ प्रेस करेंगे तो आपका थायराइड कंट्रोल होगा, और यदि आपने उसको बीच में से प्रेस किया तो उधर संबंधी जितने भी रोग हैं आप इस प्रकार अपने अंगूठों से प्रेस कर सकते हैं। एक यदि पॉइंट पे आपको प्रेशर देना है तो दूसरे अंगूठे का सहारा आप ले सकते हैं, दूसरे अंगूठे को उसको ऊपर प्रेस करके उस रोग को सही करने का कार्य आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आंखों में यदि आपको पॉइंट देना है तो आप पहले दो उंगली है उनके मध्य का जो भाग है उसमें आप इस प्रकार से पॉइंट दे सकते हैं। उसी प्रकार फिर जो कान का जो भाग है उसमें आप इस प्रकार से पॉइंट को दे सकते हैं। साइनस के लिए आप जो आपकी उंगलियां हैं उनको ऐसे ही एक एक अंगूठे से इस प्रकार प्रेस कर सकते हैं, या आपको लगे कि दबाव कम है तो दबाव ज़्यादा करने के लिए एक उंगली के ऊपर दूसरे अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा आप लगा के उसको पॉइंट को साइनस को ठीक करने का कार्य आप कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको सिर दर्द है, सिर दर्द में आप दूसरे अंगूठे को मिला के रोगी के और उसको प्रेस कर सकते हैं, दूसरे अंगूठे से उसको प्रेशर और दे सकते हैं, सहायता उसकी ले सकते हैं। इस प्रकार आपके जितने भी सिर दर्द है, माइग्रेन है, टेंशन आपको है वो आपका समाप्त होता है, वो आपका विकार समाप्त होता है। इस प्रकार भी आप अपने हाथों से पॉइंट दे सकते हैं। जिम्मी की अनुपलब्धता होने के कारण आप अपने हाथ से भी एक्यूप्रेशर चिकित्सा को कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत कम सबसे सस्ती सबसे कम खर्चीली ये चिकित्सा पद्धति है। जो उपकरण हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, प्राय लकड़ी के उपकरण होते हैं जो कि बहुत ही सस्ते हमारे को उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि हैंड रोलर हमारे पास आप देख पा रहे हैं, जिसको अपने चित्र में भी देखा था। तो किस प्रकार हैंड रोलर से हम पूरे शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं, पूरे शरीर को मसाज देने का जो कार्य है वो हैंड रोलर के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। कि जैसे आप हाथ देख पा रहे हैं, आप पूरा हाथ देख पा रहे हैं। यदि आपको पूरे हाथ में हमने पॉइंट को प्रेस करना है तो उस प्रकार हम इस प्रकार से दबाव से इस प्रकार से पूरे हाथ में हम हैंड रोलर से इस मसाज देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं, जितनी भी ब्लॉकेज, मैं आपको कहता हूँ कि जितनी ब्लॉकेज हमारे शरीर में होती हैं उन ब्लॉकेज को खोलने का जो कार्य करता है वो मसाजर करता है। इसी प्रकार जो बैक मसाजर मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया था वो बैक की जो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाप्त करता है, उनके रोग को दूर करने का कार्य करता है। इसी प्रकार आप गर्दन में भी हैंड इस रोलर से मसाज कर सकते हैं और हाथों में इस प्रकार आप मसाजर से निरंतर मसाज करते हैं। तो वो जितने भी आपका जो प्राण है, जितने जो सर्कुलेशन सिस्टम आपका रुका हुआ है वो आपका एक्टिवेट होगा। तो इस प्रकार आप एक अच्छे से दबाव इतना भी ना हो कि सहन ना हो और दबाव इतना भी ना हो कि आप कम ना हो कि आपका पॉइंट के ऊपर प्रभाव ही ना पड़े। तो इस प्रकार आप हैंड रोलर से आप चिकित्सा दे सकते हैं। ये आपका हैंड रोलर का भी काम हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया। तो इस प्रकार आप जो एक्यूप्रेशर जो चिकित्सा है पूरे जैसे हमने हाथ के आपको पॉइंट बताए, ठीक उसी प्रकार जितने भी जो पॉइंट हैं हमारे, ठीक उसी प्रकार हमारे पैरों में भी पॉइंट हैं और जो एक हाथ में जो पॉइंट है वो ही दूसरे हाथ में पॉइंट है। और इसी प्रकार पैरों से भी चिकित्सा पद्धति कर सकते हैं और हाथों से भी आप चिकित्सा पद्धति को कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमने आपको बताई। तो तमाम जितने भी रोग होते हैं, जैसे मुख्य रोग जो हम कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इस चिकित्सा पद्धति से आप समस्त प्रकार के रोगों से दूर हो सकते हैं। जो आपको माइग्रेन है, जो आपको सिर दर्द है, आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, आपको कानों का कोई रोग है, आपको आँखों का कोई रोग है, उसको आप सही कर सकते हैं। आपको गले का कोई रोग है, यानी कि थायराइड का कोई आपको रोग है, उसको भी आप सही कर सकते हैं इस एक्यूप्रेशर के माध्यम से। और जितने भी पॉइंट हमारे शरीर में होते हैं उनसे स्वस्थ व्यक्ति भी अपने स्वास्थ्य का परिरक्षण कर सकता है, अपने स्वास्थ्य को सही रख सकता है। और जितने भी आतुर लोग हैं वो अपने रोग का प्रशमन इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दवाओं की विधि क्या है, किस प्रकार हमने आपको बताया कि किस प्रकार पॉइंट को दबाना है। जिम्मी आपके पास उपलब्ध है तो आप किस प्रकार से पॉइंटों को दबाएंगे, यदि जिम्मी की उपलब्धता नहीं है तो किस प्रकार आप पॉइंट को दबाएंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे कमर में हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो पूरे दोनों हाथों से प्रेस करना होता है उनको, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। या फिर आप जो बैक रोलर है उसके माध्यम से आप उसको कमर के जितने भी पॉइंट हैं उनको आप एक्टिवेट करने का कार्य कर सकते हैं। हैंड रोलर से आप जितने हाथ हैं, हाथ से आप उसको एक्टिवेट करने का कार्य कर सकते हैं। वाइब्रेटर से आप पूरी बॉडी को के जितने सूक्ष्म जितने अवयव हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर सकते हैं। ट्विस्टर से आप अपनी जो ट्विस्टिंग है, जो बॉडी की जो ट्विस्टिंग जो एक्सरसाइज होती है वो करने का कार्य आप ट्विस्टर से कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि
किस प्रकार की अवधि हमने इसमें बताई कि 5 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप इसकी अवधि रख सकते हैं, इसका समय आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप समय रख के और जो मुख्य जो रोग हैं उनमें आप इसकी चिकित्सा पद्धति को दे सकते हैं। अंत में हम इसकी पढ़ेंगे कि सावधानियां क्या क्या हम इसमें प्रयोग करें, किस प्रकार की सावधानियां हमारा इस चिकित्सा पद्धति में होनी चाहिए, उनकी हम चर्चा आपके सामने करेंगे। सबसे पहले जितने भी जो बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित है और बहुत इमरजेंसी जिसको लगी हुई है, बहुत उस अवस्था में आप उस चिकित्सा को नहीं देंगे। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको आप इस चिकित्सा नहीं देंगे। जितने भी बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये चिकित्सा आप नहीं देंगे, उनको नुकसान होने की संभावना होती है। प्रेग्नेंट लेडी को नुकसान होने की संभावना होती है। जो बहुत ही क्रिटिकल रोग से पीड़ित हो उसके ऊपर आप इस चीज़ को अप्लाई ना करें, उसको आप इस चिकित्सा के माध्यम के भरोसे ना रखें कि मैं आपको इससे ठीक करूंगा, या इस प्रकार का कोई दावा आप ना करें। या कोई व्यक्ति थका हुआ है या बहुत दौड़ के या भाग या शारीरिक श्रम करके कोई व्यक्ति आया है, आते ही तुरंत उसको हम एक्यूप्रेशर की चिकित्सा नहीं देंगे। खाना खाने के तुरंत बाद हम चिकित्सा नहीं देंगे। तो इस प्रकार की ये सावधानियां हैं। दबाव की विधियां हम सही रखेंगे। किसी प्रकार का नुकीले चीज़ से हम प्रेशर नहीं करेंगे। प्राय लोग समझते हैं किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने से ज़्यादा लाभ हमारे को प्राप्त होगा, और ज़्यादा लाभ के प्राप्त में वो किसी नुकीली चीज़ से भी इसमें प्रेशर दे देते हैं, जो कि सर्वथा वर्जित है। तो आप उसको अवॉइड करेंगे। इस प्रकार की सावधानियाँ आप फॉलो करके, इन सावधानियों का पालन आप करके अपने एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने बहुत सारे जो विकार हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उनको आप सही कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि एक बिल्कुल कम खर्चे की जो चिकित्सा है, आपके घर में जो मौजूद चिकित्सा है, 24 घंटे आपके पास जिस चीज़ की चिकित्सा की उपलब्धता है, जिस चिकित्सा के आप स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको गाइडेंस इसकी लेके किसी अच्छे निर्देशन के किसी अच्छे गुरु के निर्देशन में आप रह के इसकी अच्छी तरह से आप पालना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम सावधानियां रखकर इस चिकित्सा पद्धति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने वैकल्पिक चिकित्सा पढ़ी कि किस प्रकार वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व है, किस प्रकार उसके सिद्धांत हैं। इसके बाद हमने वैकल्पिक चिकित्सा के पहले भाग में जो कि हमने पढ़ा कि एक्यूप्रेशर का अर्थ हमने कहा, इतिहास हमने उसका पढ़ा कि भारत में उसका जन्म हुआ, और उसके बाद हमारा जो चाइना है, जो चीन है, उसमें उसका विकास हुआ है। यानी कि आदि काल जो है, उदय काल जो है वो हमारे भारत में हुआ, और जो उसका विकास है वो चीन में हुआ है। और आज उसको जापान में शियात्सु के नाम से जाना जाता है। एक्यूपंक्चर के नाम से भी कई जगह इसको जाना जाता है। कोरिया वगैरह में सुजोक जो चिकित्सा है वो भी इससे रिलेटेड चिकित्सा है, वो जिसका चर्चा हम आगे व्याख्यान में आपके सामने करेंगे। तो वो भी इससे रिलेटेड है। तो इससे और कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ निकली हैं जो कि बहुत कारगर हैं, और वैकल्पिक चिकित्सा का आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे लोग जो कि जो महंगी जो चिकित्सा पद्धतियाँ उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके लिए सबसे अच्छी जो चिकित्सा पद्धति है वो वैकल्पिक चिकित्सा है, जिसमें हमने आज एक्यूप्रेशर को पढ़ा। आगे भी हम किसी अन्य चिकित्सा के ऊपर हम चर्चा करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा में। तो आज का व्याख्यान इतना ही। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी को और साथ ही साथ हरदीप जी को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बार फिर से आपने हमें एक रोचक लेक्चर दिया, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी देखने वाले हैं जो सीसीके लाइव रिसेट लेक्चर्स देखते हैं वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक्यूप्रेशर से अपनी समस्याओं का, बीमारियों का निदान करें। तो मित्रों, आपके कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, या फिर आप किसी खास आसन को सीखना चाहते हैं या योग के किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा भेजे गए सुझाव या आपके द्वारा भेजे गए योग पर हम सेशन आयोजित कर सकें। तो आप हमें यूं ही देखते रहें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप दोनों का एक बार फिर से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।